खबर में आप सभी का स्वागत है। दक्षिण कश्मीर जिला पुलवामा के अवंतीपोरा में त्राल बस स्टैंड पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका है। इस हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद आतंकवादी घटनास्थल से भागने में सफल रहे। पिछले 3 दिनों के भीतर घाटी में ये तीसरा ग्रेनेड हमला है। इन सभी हमलों में एक सीआरपीएफ जवान समेत 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक त्राल बस स्टैंड में यह ग्रेनेड आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाते हुए फेंका था। ग्रेनेड निशाने पर ना गिरकर दूसरी ओर सड़क पर फट गया। इसकी चपेट में आने से वहां से गुजर रहे करीब 8 भारतीय नागरिक घायल हो गए। ग्रेनेड फटने के कारण बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों की चीख पुकार वहां पर शुरू हो गई। इस बीच मौके का फायदा उठाते हुए हमलावर आतंकी वहां से फरार होने में कामयाब रहे। इस बीच सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसओजी, सेना और सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों ने इलाके की घेराबंदी करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले को लेकर? जी देखिए, जिन अज्ञात आतंकियों ने ये कायराना हरकत की है, सीआरपीएफ के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जो ग्रेनेड है वो पास ही में फटा, और जिसमें करीब 8 स्थानीय जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार आतंकी जो हैं, कहा जाए डीडीसी इलेक्शंस के बाद और डीडीसी इलेक्शन के दौरान भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब डीडीसी इलेक्शन शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए हैं, उसके बाद जो आतंकी हैं वो लगातार अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की फिराक में हैं। और आज भी त्राल के बस स्टैंड पर जब आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका है, उसमें 8 जो है लोग घायल हुए हैं और उनकी तलाश जो है वो अभी तक की जा रही है और उन पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। इसमें सेना, एसओजी और सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए हुए हैं, ताकि उन आतंकियों को पकड़ा जा सके। जी रविंद्र, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? कितने आतंकी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? जी देखिए, जो आतंकी हैं इनकी संख्या के बारे में अभी कोई इनपुट्स जो हैं वो नहीं मिले हैं, लेकिन 2 से 3 लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जो बाइक पर आए थे और उन्होंने ग्रेनेड फेंके हैं और उसके बाद वहां से रफू बिल्कुल रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रफुल्ल बख्शी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू। प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरीके से अब हालांकि डीडीसी चुनाव भी हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बाद भी लगातार आतंकियों की तरफ से वहां पर इस तरीके से घाटी को दहलाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है कि हथियार भेजने की कोशिशों में पाकिस्तान लगा हुआ है। तो ऐसे में भारत सरकार को अब एक बड़ा कदम जो है वो उठाने की जरूरत महसूस हो रही। सबसे पहले बात तो ये है, आप कबूल करिए खुद को कि आतंकी आपके घर में छुपे बैठे हैं, स्लीपर सेल का अंग है जी, अब अपनी सिटीजनशिप का अंग है, सब बैठे हुए हैं वहीं पे। उनको बाहर से सप्लाई आ रही है, एम्यूनिशन, वेपन्स, पैसा सब मिल रहा है। तो जब स्लीपर सेल ही अंदर बैठा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? आपको उनको इंटेलिजेंस इंप्रूव करके पूरा कमांड एंड कंट्रोल एक करके एक अभियान चलाना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। निकालने का मतलब इनको एब्सोल्युटली इसका नबूद करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, और इनका जो सामान सारा आता है पीओके से, उस जगहों को, उन ठिकानों पे हमला करके उनको बंद करना पड़ेगा और पीओके को लेने की बात करनी पड़ेगी। ये सारा का सारा काम होगा जब तक भारत अपनी राजनीतिक जो शक्तियां हैं और एनर्जी है सिक्योरिटी में नहीं इस्तेमाल करेगा, तब तक हमारे ये ऐसे फोनों और आपके साथ में वार्तालाप चलती रहेगी कुछ साल और, यही होगा। लेकिन प्रफुल्ल जी, अगर बात की जाए जब मुठभेड़ होती है आतंकवादियों के साथ, तो उनको भी बार बार ये कहा जाता है कि आप सरेंडर कर दीजिए। भले ही एक आतंकी मर जाए और इधर से भी जवान घायल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश रहती है भारतीय सुरक्षा बलों की कि आतंकी जो है वो सरेंडर कर दे, मुख्य धारा में आ जाए। तो क्या इस रवैये को अब छोड़ना पड़ेगा? देखिए, वो क्यों सरेंडर करेगा? उसको तो बिना सरेंडर के काम चल रहा है उसका। अगर उसको और वो सरेंडर इसलिए नहीं कर पाएगा कि वो जाएगा कहाँ। तो एक बात तो है, अब वो सरेंडर वैसे ही नहीं करेगा, उसको बचाने की शक्तियां बहुत है, उसको छुपाने वाले बहुत है, और एक बार जब घिर जाता है तो उसके साथ कोई चांस नहीं है।
उसको हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा तो दिमाग जाना चाहिए कि इतने साल हम क्यों नहीं कर पाए, क्या हमारे पास कमियां क्या है, क्यों हम क्या गलतियां कर रहे हैं। हमें राजनीतिक शक्ति नहीं है ये सोचने की कि इनको किससे निकाला जाए, क्योंकि ये सारे के सारे एक रिलीजन बेस्ड प्रॉब्लम है। रिलीजियस में दरार है, हिंदू मुसलमान के बीच में जो दरार है उसका फायदा उठा रहे हैं ये। जैसे पाकिस्तान आपका डिवीजन हुई, भारत में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कश्मीर बना, सारे कश्मीर के प्रॉब्लम यही है। आपका कश्मीरी पंडितों का प्रॉब्लम यही था। जब तक आप इस दरार को नहीं रोकेंगे, आपके इंटेलिजेंट लोग सामने नहीं आएंगे और हिंदू मुस्लिम की एकता की बात नहीं करेंगे, और दूसरा इनको देश का दुश्मन समझकर खत्म करना होगा। ये छोड़ना बचाना ये इसका कोई मतलब नहीं है। एक बार उनको वहां गए, ये आपको मारने में, ग्रेनेड फेंकने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती। आपको क्या प्रॉब्लम है? जब देश का दुश्मन है तो दुश्मन है। तो बात की जाए प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से अगर राजनीतिक दलों की वहां पर बात की जाए, एक गुपकार गठबंधन वहां पर बना है जो कि क्षेत्रीय जितने भी दल है वहां पर वो सभी लगभग एक साथ नजर आ रहे हैं। तो अब जो उनकी तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, और अगर सामने की बात की जाए जो मुख्य विपक्षी पार्टी वहां पर भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे में जो जिस तरीके से दोनों पार्टियों की जो विचारधारा है अगर उसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस दरार की बात आप कर रहे हैं वो और भी ज्यादा वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपका सवाल समझ नहीं आया? कहना चाह रहा हूं जिस तरीके से राजनीतिक लोगों की अगर बात की जाए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सभी की सभी गुपकार गठबंधन के नाम से एक अलग गठबंधन सभी राजनीतिक पार्टियों ने वहां पर बना लिया है। तो जिस दरार की आप बात कर रहे हैं, जिस रिलीजन बेस की आप बात कर रहे हैं, उसकी जो दरार वो वहां पर और भी ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही। बिल्कुल है, दरार इसलिए है, ये जो बाकी पार्टियां बन रही हैं, गुपकर अलायंस क्या है? गुपकर अलायंस यही है कि किस तरीके से ये इस दरार को कायम रखा जाए, इस मनमुटाव को बीच में जो खाई बची हुई है हिंदू, ये जो धर्म पे कार्रवाई हो रही है इसको ये जारी रखना चाहते हैं। तो आपको अगर आपको गुपकर के ऊपर शक पड़ता है तो गुपकर को बैन करिए। अगर गुपकर देश के खिलाफ जा रहा है तो उसकी एग्जिस्टेंस का कोई हक नहीं है। यह बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए। तो क्या ये समझा जाए प्रफुल्ल बख्शी जी कि भारत सरकार को जिस तरीके से जो एक्शन करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है? अभी तक तो नहीं मैंने देखा। आपको ये तो 18-20 साल से देख रहा हूं मैं कि ये यहाँ अब वो तो अभी कश्मीर में हो रहा है, यहाँ तो मैंने कानपुर में, पहाड़गंज में, दिल्ली में गड्ढे होते देखे हैं, एक्सप्लोजन देखे हैं। वो तो अब बिल्कुल जारी है और उनको बाहर से सामान आ रहा है, आईएसआईएस से मदद आ रही है, आईएसआई से मदद आ रही है। इनको पूरा का पूरा, और इनके सीपर सेल बैठे हुए हैं, इनको जो सपोर्ट दे रहे हैं और देश में ही बैठे हुए हैं, भारत के अंदर बैठे हुए हैं। तो फिर कैसे आप निकालेंगे इनको? पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम है। तो भी जो वहां पर विपक्ष है उनकी तरफ से तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए बिना किसी वजह के भी उनको नजरबंद कर लिया जाता है। बार बार ऐसे आरोप लगाए जाते हैं सरकार पर। मैं आपका आवाज ये समझ नहीं रहा हूँ। प्रफुल्ल जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो अभी जिसको आप ये कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं कर रही है सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां के राजनीतिक दलों के लोग हैं, जो गुपकार गठबंधन के लोग हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं अगर उन पर कोई हल्की फुल्की कार्रवाई भी होती है तो कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही। ये जो गुपकार अलायंस है, क्या आप सोचते हैं कि ये भारत के हित में काम कर रहा है? क्या सोचते हैं कि ये जनता के हित में और मनमुटाव दूर करने के और उन्नति की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? अगर आप सोचते हैं तो उनको रहने दीजिए, नहीं है तो उनको बैन कीजिए। और इससे बात बड़ी क्या है इसमें? जब तक ये हम इस चीज को आग सुलगाते रहेंगे तब तक इनको दूर करना हमें पड़ेगा, और दूर करने के सिवाय और कुछ दूर करने का मतलब है टोटली बैन लगाना है इनके ऊपर। जब तक आप नहीं करेंगे ये होगा, जल्दी से जल्दी करेंगे और जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो प्रफुल्ल जी, क्या वजह समझी जाए, क्या मजबूरी है भारत सरकार की जो वहां पर इतना सख्त एक्शन जिसकी जरूरत है, जिसकी दरकार है, वो वहां पर नहीं लिया जा पा रहा? मजबूरी ये है कि भारत सरकार के अंदर जो है
वो इस बात को जो समर्थन देते हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। भारत सरकार का मतलब ये है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अंदर में है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, लोकल ब्यूरोक्रेट्स है, ये सारे के सारे लो लेवल जो है वो बैठे हुए हैं सारे के सारे। वो जब तक आप देखिए, और आपकी कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह है, वो आपने पिछले साल आपने वो पुलिस वाला अफसर देखिए, टेररिस्ट को नीचा से वो पकड़ा है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। आपको पता है, जो आपको ही तो हमने फोटो दिया था उसके ऊपर, वो जो डिप्टी कमांडेंट या क्या नाम है, वो डीएसपी पकड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो वजह है, क्योंकि ऐसे जो अपने घर में छुपे होते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं, उनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में किस तरीके से कार्रवाई हो पाएगी? इतना मुश्किल नहीं है, पहचानना आसान है, बल्कि बशर्ते आप पहचानना चाहें तो। और इसको करने के लिए आपको अपने पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आपके अंदर ही, घर के अंदर दीमक लगी हुई है, उस दीमक को दूर करना पड़ेगा। आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर कौन से लोग छुपे जो उन लोगों का समर्थन दे रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। खालिस्तानी मूवमेंट मिल रहा है यहाँ पे आके, वो है, आम सप्लाई हो रही है, कहाँ हर जगह से यहाँ पे मदद आ रही है। ये सारा का सारा इंटेलिजेंस के द्वारा दूर करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके की जो स्थिति बनी हुई है, रविंद्र श्रीवास्तव भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से प्रफुल्ल बख्शी जी बता रहे थे कि हमारे घर के भीतर ही, हमारे अंदर ही जो है दीमक, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि दीमक लगी हुई है, उसको साफ करना होगा, तो क्या यही वजह है कि इस तरीके की वारदात को अंजाम दे देते हैं आतंकी? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा है, जो दीमक लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इनका इशारा जो है यहाँ पर बैठे राजनेताओं और खास के ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर के ऊपर था। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब हमें किसी चीज की सफाई करनी है तो फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। उसको ग्रिड जो है, इंटेलिजेंस ग्रिड, उसको मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आतंकी जो है, हालांकि इस साल की अगर बात करें तो 256 से ज्यादा आतंकी जो है मारे जा चुके हैं। इसका खुलासा डीजीपी ने किया था। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन उससे भी उचित कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि जो आतंकवाद है, जो बीच बीच में अपना फन उठाता है, उसको कुचलने की जरूरत है। और ऐसे तरीके से कुचलने की जरूरत है कि वो फन दोबारा फिर ना उठ पाए। क्योंकि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, एयर स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद वहां पर आतंक पीओके के अंदर आतंकी फैक्ट्रियां जो हैं वो बनना बंद हो चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से उनको रिवाइव किया गया है। वहां पर आतंकी फैक्ट्रियां जो है वो फिर से चल रही हैं। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जो हैं वो कश्मीर घाटी के अंदर बैठे हुए हैं। ये इस पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है और एक कड़ी कार्रवाई जो है वो करने की जरूरत है, ताकि जो है आतंकवाद का सफाया हो और कश्मीर घाटी फिर से अमन शांति की ओर, बहाली की ओर फिर से अग्रसर हो। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से आतंकी अपनी वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए हैं, वहां पर भीड़ का उन्होंने फायदा उठाया, लेकिन 8 जो स्थानीय नागरिक हैं वो इस घटना में घायल हुए हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज किसान आंदोलन का 38वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इससे पहले किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति जरूर बनी है और किसानों और सरकार के बीच अब 4 जनवरी को अगली बैठक होनी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में गतिरोध खत्म हो सकता है और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि 4 जनवरी को सकारात्मक नतीजे आएंगे। और वहीं किसान मोर्चे ने ये ऐलान किया है कि अगली बातचीत में अगर हल नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ गाजियाबाद में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस दौरान मृतक के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। मृतक बुजुर्ग किसान यूपी के रामपुर जिले का निवासी था। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का संगठन सकत्तर सुखविंदर सिंह साहब सबरा बताना चाहता हूं। कल की मीटिंग में जो निकल कर आया वो ये निकला कि सरकार ने जो 23 तारीख को मीटिंग हुई इसकी उसको बड़ा बताया है। बोलते 50% जो मतलब फैसले हो गए हैं, किसान खुश हैं। हम कहना चाहते हैं जो 2 बिल उन्होंने निरस्त करने की बात की है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो बिजली का, वो तो पहले ही अपने आप ही रद्द हो गया है क्योंकि वो 6 महीने में कानून नहीं बन सका। और जो पर्यावरण की बात करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सरकार अभी भी वालछल की राजनीति कर रही है। जो 3 बिल है कृषि के लिए आए हैं वो और एमएसपी का बिल जो लाने की बात है, इससे कम में बात बनेगी नहीं। सरकार अभी भी अपना जो है वो रवैया जो है वो अखड़ करके बैठी है। हम कहना चाहते हैं सरकार को वो 3 बिल जल्दी से जल्दी निरस्त करके एमएसपी गारंटेड हो। पूरे देश के किसानों के साथ लूट की है क्योंकि पिछले 15 वर्ष की बात कर लिए तो जितना एमएसपी कम अनाज खरीदा गया है उसका 45 लाख करोड़ रुपए बनते हैं, जो 3 लाख करोड़ 1 वर्ष का बनता है। 15 वर्ष की बात की है तो वो पहले से लूट हो रही है। 6-8% जो अनाज वो खरीदा गया है एमएसपी पे, बाकी 94-92% जो है वो लूटा गया है कारपोरेट जगत से। वो पैसे कहाँ गए वो भी हमें बताने की बात है। अगर सरकार 4 तारीखों को हल नहीं निकालती तो 6 तारीख को ट्रैक्टर मार्च होगा, पूरी बड़ी सतर पर होगा। जो शाहजहांपुर में किसानों को रोका गया है उन पे भी बात चल रही है, वो भी काफिले आगे बढ़ेंगे। कारपोरेट जगत के घरों का घराव, भाजपा आगू के घरों का घराव, मॉलों का घराव वो जारी रहेगा। 7 तारीख को बड़ी सतर पर पूरे देश में झंडा मार्च किया जाएगा, पूरे देश को जागृत किया जाएगा। और 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बरसी जो है, उनकी जयंती जो है, उनका जन्मदिन वो पूरी बड़ी सतर पे मनाया जाएगा। अगर सरकार ना मानी तो संघर्ष और आगे बढ़ेगा और पूरा
देश एक साथ खड़कर इस संघर्ष को आगे लेके जाएंगे। सरकार की भूल है, ये लोग थोड़ा लंबा चलेगा तो आगे चले जाएंगे घरों को, अगर बारिश आएगी ठंड बढ़ेगी तो घर को चले जाएंगे। सरकार की भूल है। हम कहना चाहते हैं इन मोर्चों को, इन आंदोलन को शाहीन बाग से तुलना ना की जाए इनकी, क्योंकि वो उन्होंने उठा दिए थे, ये नहीं उठने वाले। सरकार को जल्दी से जल्दी राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि आज बारिश भी हुई और किसान साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे बारिश आ जाए चाहे तूफान, हम नहीं हटेंगे, हम शाहीन बाग वाले प्रदर्शनकारी नहीं है, हम किसान हैं और हम डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। चीज से स्पष्ट है, लगातार किसान जो है वो अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार से साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि कृषि कानून को जब तक वापस नहीं लेंगे वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर लगातार कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अभी तक कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, मगर अभी तक साफ किया जा रहा है कि बीच के रास्ते से किसान जो है वो मानने वाले नहीं है और कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा, चाहे इसके अंदर बारिश आए या तूफान आए या फिर कुछ और हो, वो हटने वाले नहीं है। क्योंकि इसके अंदर अभी तक देखा जा रहा है कि काफी हद तक जो किसान थे, कुछ किसानों ने तो अपनी कहते हैं आत्महत्या भी कर दी और कहीं ना कहीं उसका जिम्मेवार सरकार को भी बनाया है। जी, आज भी एक किसान ने आत्महत्या की है, उसके सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा हुआ पाया गया? बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें कि जो कह सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं किसानों ने प्रदर्शन किया था और कहीं ना कहीं उसके अंदर जो आत्महत्या की उसके अंदर सीधे सीधे जो सुसाइड नोट छोड़ा गया उसमें सरकार को जिम्मेवार बनाया क्योंकि सरकार की वजह से ही आत्महत्या की गई है। जी, लेकिन जिस तरीके से ये आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है और कई जो अन्नदाता हैं वो अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आंदोलन खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज लगातार कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है वो सरकार पूरी नहीं कर रही है क्योंकि सरकार को पता है अगर कृषि कानून वापस लेती है तो कहीं ना कहीं जो उनका बेनिफिट है यानी कि पूंजीपतियों को जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा और इसी लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है पीछे नहीं हट रही है। मगर बात करें किसानों की तो किसान भी साफ कर चुके हैं, साफ शब्दों में सरकार से बातचीत कर चुके हैं और साफ कह दिया गया है कि हम पीछे हटेंगे नहीं जब कृषि कानून वापस नहीं होगा और एमएसपी को लेकर जो विवाद है वो दूर नहीं होगा। मगर सरकार है कि अभी भी कहीं ना कहीं बार बार यही कह रही है कि हम बातचीत के द्वारा ही समझौता कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो कृषि किसान की मांग है उसको पूरी कर सकते हैं, मगर बातचीत से कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। जो 4 जनवरी की बैठक है उसके अंदर भी सरकार कोशिश जरूर करेगी, मगर सरकार की जो कोशिश है वो कितना रंग लाती है ये 4 जनवरी को ही पता लग जाएगा। जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए राजीव बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसमें कई किसान जो हैं वो आत्महत्या भी कर चुके हैं, आज भी एक ऐसे ही किसान ने आत्महत्या भी की है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है और देश भर के 116 जिलों में 259 सेंटरों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। दिल्ली में 3 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर ड्राई रन चल रहा है और दिल्ली में जीटीबी अस्पताल जाकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन का जायजा लिया और कहा कि हमारी वैक्सीन का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे अच्छा है और साथ ही उन्होंने देशवासियों से अफवाहों से बचने की अपील भी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा है कि कोरोना की वैक्सीन पूरे देश में मुफ्त में लगाई जाएगी। आज केंद्रीय मंत्री ने जब उनसे यह पूछा गया कि क्या लोगों को कोरोना की वैक्सीन के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे या फिर ये मुफ्त होगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश में कोरोना की जो वैक्सीन है वो फ्री मिलेगी। और वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि दिल्ली के 3 अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि किसी भी तरह की बाधा दूर की जा सके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी वैक्सीन लगाने का ट्रायल शुरू किया गया। इनमें कई लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। देश ने पर्याप्त तैयारियां की हैं और भारत सरकार पिछले 4 महीनों से लगातार इस दिशा में पूरी बारीकी से सब बातों का ध्यान में रख के प्रयास कर रही है, गाइडलाइंस बना रही है। गाइडलाइंस को स्टेट्स के साथ, नीचे लेवल के अधिकारियों के साथ, डॉक्टरों के साथ, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स के साथ शेयर कर रही है। देश भर में मास्टर ट्रेनर्स उनको ट्रेन किया गया है, फिर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन सेंटर्स पर जो इम्यूनाइजेशन की टीम्स हैं उनके
बूथ लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं और वैक्सीन्स की स्टोरेज से लेकर उनका ट्रांसपोर्ट, उनकी कोल्ड चेन की सारी व्यवस्थाएं, इनके बारे में सारे देश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें जो पोटेंशियल संभावित और एडिशंस की ज़रूरत है, वो सब कुछ पिछले 4 महीने में पूरा किया गया है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज़्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।